नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो बच्चे हम लोग को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पर बीकॉम और एमकॉम के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग क्लासेस चल रही हैं। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स उनके होने वाले हैं CBCS पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में होता है, जो भारत की लगभग सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में लागू हो चुका है CBCS पैटर्न। ओके, तो इसमें देखिए MCQ पैटर्न से एग्ज़ाम्स होते हैं। तो बीकॉम और एमकॉम के बच्चे जिनका सब्जेक्ट देखिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उससे संबंधित देखिए आज हमारी दूसरी क्लासेस है। ओके, एक क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, आज देखिए हमारी दूसरी क्लास है। इसमें देखिए हम लोग बीकॉम या एमकॉम के टॉप MCQs पर चर्चा करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के। ठीक, इसकी सारी की सारी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य 0421 पे मिलेगी, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें PDF के लिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो उसकी सारी की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपरली मिलती रहे। ठीक, और ये वीडियोस याद रखिएगा CBCS पैटर्न से जो सेमेस्टर्स एग्ज़ाम बच्चे देने वाले हैं उनके लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम जो कॉमर्स के होंगे उन सब के लिए, जिसमें MCQs कॉमर्स के आते हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है। ठीक, तो चलिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आज सेकेंड लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। पहली लेक्चर का देखिए वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग पहली लेक्चर की भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ किया जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, वीडियो शेयर करने शुरू करने से पहले देखिए आप लोगों से एक विनती रहेगी मेरी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सके और वो अपने एकेडमिक सेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स, ग्रेड या CGPA को स्कोर कर सकें। ठीक, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उनके परसेंटेज उतने ज़्यादा ही अच्छे आएंगे। ये वीडियोस देखिए BRF की, भारत से आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो भारत के, और MCQ पैटर्न से अगर उस यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम्स हो रहे हैं तो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है। तो इसीलिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑलरेडी 10 तक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इसलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग शुरू करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा लीगल स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है, गलत है, कौन सा लीगल स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 2 में कहा गया है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 10 में कहा गया है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, सेक्शन 2। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन E में कहा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए विद्यार्थियों, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि अन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। इस सेक्शन पे आप लोग ध्यान मत दीजिए अभी फिलहाल, आप लोग बस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कि तीसरा देखिए आप, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। चौथा, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो जल्दी से आंसर करके बताइए आप लोग कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। An agreement enforceable by law is a contract. All agreements are contract. A proposal when accepted become a promise. Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑप्शन B। कैसे भी बनेगा, क्योंकि देखिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, याद रखिएगा एक चीज, ऑल यहाँ एग्रीमेंट नहीं कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट होता है, ऑल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर बनेगा ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डैश आर मेड बाय वर्ड्स रिटन, यानी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपका लिखित में होता है। ओके, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपका लिखित में होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए आप लोग, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो रिटन में होता है, वर्ड्स रिटन में होते हैं उसके। ठीक, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए।
जल्दी आंसर करिए विद्यार्थियों कि कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो रिटर्न में होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी जल्दी इसका आंसर करके बताइए आप लोग कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। विच कॉन्ट्रैक्ट इज रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, लिखित में होता है, तो इसका आंसर देखिए बनेगा आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इन रिटर्न फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग क्या बोलते हैं, अनिश्चित होता है, अनसर्टन होता है। यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका अर्थ अनिश्चित होता है, वह कौन सा एग्रीमेंट होता है। ऐसा एग्रीमेंट जिसका अर्थ अनिश्चित होता है वह कौन सा एग्रीमेंट होता है। वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल या इलीगल। ओके, जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए कि क्या बोलते हैं ऐसा एग्रीमेंट जिसका अर्थ क्या बोलते हैं अनसर्टन होता है, वह किस टाइप का एग्रीमेंट होता है। जल्दी जल्दी इसका आंसर करके बताइए क्या बनेगा। वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल या इलीगल। वॉइड मतलब देखिए होता है आपका व्यर्थ, वैलिड मतलब वैध, और वॉइडेबल मतलब व्यर्थ नहीं है। जो अभी तो व्यर्थ आपका वैलिड है मतलब वैध है, लेकिन भविष्य में जाकर वो अवैध हो जाएगा। क्लियर, तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका अर्थ अनसर्टन है। ओके, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन इज वॉइड, यानी कि व्यर्थ होता है, वैलिड होता है, वॉइडेबल होता है या इलीगल होता है। तो याद रखिएगा ऐसे एग्रीमेंट जिनका अर्थ अनिश्चित होता है वो हमेशा वॉइड एग्रीमेंट होता है। ओके, व्यर्थ अनुबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज प्रिजम्पशन ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, यानी कि देखिए प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध रिलेशनशिप, कौन सा संबंध सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, सकारात्मक प्रभाव की धारणा को, प्रिजम्पशन को बढ़ाता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सकारात्मक प्रभाव की धारणा को बढ़ाता है। पेरेंट्स एंड चाइल्ड, रिलीजियस और स्पिरिचुअल, गुरु एंड डिसिपल, गार्डियन एंड वॉर्ड या ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सकारात्मक प्रभाव की धारणा को बढ़ाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रेज presumptions of positive influence, parents and child, religious, spiritual, guru and disciple, guardians and ward या all of the above। जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सकारात्मक प्रभाव की धारणा को बढ़ाएगा। पेरेंट्स एंड चाइल्ड, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, गुरु एंड डिसिपल, गार्डियन एंड वॉर्ड एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑल ऑफ द एबव। ये सारे के सारे देखिए आपके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक, इसमें इंसान क्या होता है, बह जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू माइनर एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अवयस्क के, माइनर के, अवयस्क जो होते हैं, अवयस्क के अनुबंध में प्रवेश करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, जब एक माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट आपका करता है मतलब अनुबंध में प्रवेश करता है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। ओके, पहला ऑप्शन देखिए, एन एग्रीमेंट विथ और बाई अ माइनर इज वॉइड ab initio, a minor can be a beneficiary of a contract, the contract involving a minor as a beneficiary may be enforced at the options of the third party, या a minor cannot ratify a contract on attaining majority। यानी कि देखिए पहला ऑप्शन क्या रहता है कि एक नाबालिग के साथ या उसके द्वारा किया गया समझौता शुरू से ही शून्य है। ओके, एक नाबालिग के साथ किया गया समझौता या उसके द्वारा किया गया समझौता शुरू से शून्य होता है। ऑप्शन बी देखिए कि क्या बोलते हैं, एक नाबालिग अनुबंध का लाभार्थी हो सकता है, अ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा ऑप्शन देखिए कि लाभार्थी के रूप में एक नाबालिग से जुड़े अनुबंधों को तीसरे पक्षकारों, थर्ड पार्टी, तीसरे पक्षकारों के विकल्प पर लागू किया जा सकता है, या व्यस्क होने पर अनुबंध की पुष्टि कर सकता है। ठीक, जब एक माइनर आपका मेजॉरिटी की तरफ बढ़ जाएगा तब वो उस अनुबंध की पुष्टि नहीं कर सकता है। ओके, कैन नॉट, नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए कि एक अव्यस्क अनुबंध के प्रवेश करते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी टोटली विल बी रॉन्ग। लाभार्थी के रूप में एक नाबालिग से जुड़े अनुबंधों को तीसरे पक्ष के विकल्प पर लागू नहीं किया जा सकता है, यह हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। ड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम, यानी कि आप एटीएम से देखिए पैसे निकाल रहे हैं। सेल बाई फॉल ऑफ हैमर at an auction sale etc are example of, यानी कि आप एटीएम से देखिए पैसे निकाल रहे हैं या आप एक ऑक्शन में एक हैमर को, एक हथौड़े को सेल कर रहे हैं
ठीक, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, टैक्टेड कॉन्ट्रैक्ट का या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट का? जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए, जल्दी से इसका आंसर करके बताइए विद्यार्थियों। ड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम और सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शंस एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैक्टेड कॉन्ट्रैक्ट या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं या हैमर को सेल कर रहे हैं किसी ऑक्शंस में, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो ये याद रखिएगा आपका एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसमें क्रिया पे क्रिया करके कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डैश इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफा अनुबंध होता है, इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, जिसमें सिर्फ एक पार्टी को अपने क्या बोलते हैं वादों को और अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है। तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ एक साइडेड हो और जिसमें सिर्फ ओनली वन पार्टी, सिर्फ एक ही पक्षकार को अपने वादों को और अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपका क्या बोलते हैं व्यर्थ अनुबंध, इलीगल एग्रीमेंट यानी कि क्या बोलते हैं गैर कानूनी समझौता, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा अनुबंध, या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट द्विपक्षीय अनुबंध। तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर ऑप्शन, जैसे ही मैंने हिंदी पढ़ा तो आप सभी समझ गए होंगे कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरफा अनुबंध। ओके, ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए आज जो क्वेश्चन नंबर मैंने 11 कराया था ना, वही है क्वेश्चन नंबर 18। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आप लोग इजिली आंसर कर लेंगे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन व्हाट, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? ऑफर होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, एक्सेप्टेंस होते हैं या ट्रांजेक्शन्स होते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए विद्यार्थियों कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जल्दी से आंसर करके बताइए, आप ही लोग इसका आंसर करके बताएंगे कि सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। एक ऑफर होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है या एक ट्रांजेक्शन्स होता है? जल्दी से विद्यार्थियों आंसर करिए कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज ए और एन, ऑफर, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस या ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आज मैंने कराया, उसी में इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो थोड़ा अपने दिमाग पर आप लोग जोर डालिए, थोड़ा रिकॉल करिए, आप लोग इजीली आंसर कर लेंगे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज और एन। तो याद रखिएगा सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो आपका एक एग्रीमेंट होता है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे बढ़ने से पहले देखिए विद्यार्थियों, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। ए और एन डैश इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड व्हाट, ऑफर, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस या ट्रांजैक्शन। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए आंसर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो थोड़ा आप लोग दिमाग पे जोर डालिए, आप लोग इजीली आंसर कर लेंगे कि A/N इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड व्हाट, ऑफर, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस या ट्रांजैक्शंस। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए, आप लोग दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने इसका आंसर आप लोगों को बताया था, तो जल्दी जल्दी सोचिए और इसका आंसर सोच के बताइए आप लोग क्या बनेगा इसका आंसर। जल्दी से आंसर करिए विद्यार्थियों, बताइए कि अ और एन इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड व्हाट, ऑफर, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस या ट्रांजैक्शंस। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका एग्रीमेंट जो होता है वो आपका एक प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस होता है, इसमें देखिए जो पार्टीज होती है उनके बीच में कंसिडरेशंस की बात होती है, तो वही आपका एग्रीमेंट बन जाता है, तो इसका आंसर एग्रीमेंट बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाई लॉ, ये देखिए की वर्ड है इन्फोर्सेबल बाई लॉ, इज कॉल्ड वॉट, ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस या कंसिडरेशन। तो जल्दी से इसका आंसर करके बताइए, बहुत ही ईजी प्रश्न है कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, याद रखिएगा ये कीवर्ड है आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इज कॉल्ड वॉट, ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस या कंसिडरेशन। प्रस्ताव, अनुबंध, स्वीकृति या प्रतिफल। जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड व्हाट, ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस या कंसिडरेशन। कमेंट में आप लोग आंसर करके सारा बताएंगे कि किसका कितना करेक्ट हो रहा है, किसका कितना रॉन्ग हो रहा है। ओके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर करिए कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस या कंसिडरेशन। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर जो बनेगा, हमेशा याद रखिएगा कोई भी एग्रीमेंट जब आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, याद रखिएगा कोई भी एग्रीमेंट जब आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। याद रखिएगा कि जब भी कोई एग्रीमेंट आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वही आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर।
तो देखिए विद्यार्थियों, हम लोगों ने आज के क्लासेस में भी कुल 10 क्वेश्चंस कर लिए जो बीआरएफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपके आने वाले बीकॉम या एमकॉम के सेमेस्टर्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन जिन बच्चों का सीबीसीएस पैटर्न से एग्जाम होना है और उनका सब्जेक्ट बीआरएफ है। क्लियर? इसकी पीडीएफ देखिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे मिलेगी, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहीं पे सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाया करेगी। और चैनल पर अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर हिट कर लें ताकि आने वाली क्लासेस की वीडियोस आप लोगों को प्रॉपरली मिलती रहे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।